हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 11 रिबेल्स एंड राज, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 पे बेस्ड है, उस चैप्टर को क्विकली डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इस क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आप लॉन्ग आंसर लिख सको। उसके अलावा मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो भी बना रखी है, आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। तो वो दो वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करेंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 10 मई 1857 को शुरू हुआ था ये मेरठ में, और मेरठ से ये सिपोय म्यूटनी हुई थी कंटोनमेंट एरिया में मेरठ के, वहां से फिर ये दिल्ली तक आई थी। अब बात करते हैं कि सिपोयज ने बेसिकली क्या किया था। तो उन्होंने कैप्चर कर लिया था बेल ऑफ आर्म्स, जहाँ पे सारे हथियार रखे जाते थे, और सारे वाइट पीपल को अटैक किया गया था। उनकी प्रॉपर्टी को, उनके बंगलोज को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, रिकॉर्ड्स वगैरह हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय सिपॉयज। टेलीग्राफ लाइंस को कट कर दिया गया था जो दिल्ली तक जाती थी। सिपॉयज दिल्ली आ गए थे, और दिल्ली में जो लोकल ऑर्डिनरी पीपल थे उन्होंने भी इन सिपॉयज को सपोर्ट किया। इन सिपॉयज ने सीधा जाके बहादुर शाह जफर को बोला कि हम चाहते हैं कि इस पूरी म्यूटनी, जो इस सिपॉय रिवोल्ट हो रहा है, इसकी आप लीडरशिप लो। बहादुर शाह जफर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उनको एक्सेप्ट करनी पड़ी ये लीडरशिप। पैटर्न ऑफ रिबेलियन क्या था, किस तरीके से बेसिकली इस रिबेल को किया गया था, तो हमने देखा कि हर कंटोनमेंट एरिया में काफी सिमिलर पैटर्न से ही रिवोल्ट किया गया था, कि वहां के जितने भी वाइट पीपल थे उन पे अटैक करना, उनकी बिल्डिंग्स पे, रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करना। एक तरीके से हर जगह पे सीक्वेंस ऑफ पैटर्न काफी सिमिलर था। हिंदूज और मुस्लिम्स बिल्कुल यूनाइट हो गए थे फिरंगीज यानी कि ब्रिटिशर्स, वाइट पीपल के अगेंस्ट। ऑर्डिनरी लोगों ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था। देखा जाए तो मेजर टाउन्स जहां पे ये चीज हुई वो थे लखनऊ, ये रहा लखनऊ, कानपुर और बरेली। इन तीन जगहों पे मेजर टाउन्स थे जहां पे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। यहाँ पे ना ही सिर्फ वाइट लोग बल्कि मनी लेंडर्स और रिच पीपल, जो कि थे तो इंडियंस, लेकिन उन पे भी लोगों ने अपना गुस्सा निकाला, क्योंकि उन्होंने भी लोगों को काफी परेशान कर रखा था। देयर वॉज अ प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ये माना जाता है कि जिस तरीके से हर जगह पे सिमिलर पैटर्न था, तो इसका मतलब कि हर सिपॉयज ने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया होगा कि यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं हम। तो देयर वॉज अ क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपॉयज। अब काफी सारे लीडर्स और उनके फॉलोअर्स भी उभर के आए इस मूवमेंट में। ब्रिटिशर्स को फाइट करने के लिए लीडर्स चाहिए थे, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए थी, ताकि ब्रिटिशर्स को हराया जा सके। फर्स्ट एक्ट जो मेरठ के सिपॉयज ने किया था वो था कि वो दिल्ली आए और उन्होंने मुगल एम्परर को अपील किया कि आप हमारे लीडर बनो इसमें। बहादुर शाह जफर डर गए, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उनके पास बाद में कोई चॉइस नहीं थी, उनको एक्सेप्ट करना पड़ा नॉमिनल लीडर एक तरीके से, क्योंकि मुगल एम्पायर बहुत वास्ट था, काफी बड़े एरिया में था। तो मुगल एम्परर के नाम पे ये मूवमेंट एक तरीके से शुरू हो गई। तो वो नॉमिनल लीडर थे, मतलब वो कोई खास एक्शन ले नहीं रहे थे, बस उनके नाम पे इस मूवमेंट को बढ़ा दिया गया। इन कानपुर में जो सिपॉयज थे और लोग थे वो नाना साहेब के पास आए कि आप लीडर बनो, जो कि पेशवा बाजीराव टू के सक्सेसर थे, और उनके पास भी कोई चॉइस नहीं थी, उनको भी इस रिवोल्ट में अपनी लीडरशिप पार्टिसिपेशन देना पड़ा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भी प्रेशर था, उनको भी लीडरशिप एज्यूम करनी पड़ी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था और अवध स्टेट को ब्रिटिशर्स ने इनैक्स कर लिया था। और ये मूवमेंट बहुत नई थी, लोगों के अंदर अभी भी उस चीज को लेके काफी गुस्सा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये लगा था कि नवाब वाजिद अली शाह बहुत पॉपुलर लीडर नहीं है।
लेकिन वो गलत थे। नवाब वाजिद अली शाह बहुत पॉपुलर थे अमंग उनके एरिया के लोगों में और इसीलिए लोगों में बहुत गुस्सा था। रूमर्स और प्रोफेसीज जो फैली और जिसके कारण ये रिवोल्ट हुआ, तो सबसे पहली बात जो फैली थी वो थी कि जो बुलेट्स उनमें फैट ऑफ काउ एंड पिग था। उनको बाइट करने पे ये माना गया कि हिंदूज और मुस्लिम्स के रिलीजन को करप्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये भी रूमर था कि ब्रिटिशर्स बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग को फ्लार यानी कि आटे में मिक्स करके मार्केट्स में बेच रहे हैं, जिसके कारण कंटोनमेंट एरिया में काफी सारे सिपॉयज और कॉमन पीपल ने आटा टच करने से भी मना कर दिया। लोगों के अंदर ये फियर था कि ब्रिटिशर्स सारे इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब लोगों ने इन रूमर्स को कि बुलेट में काऊ और पिग का फैट है या आटे में ये सब मिला रहे हैं, इन रूमर्स को क्यों बिलीव किया? इसीलिए बिलीव किया क्योंकि 1820 से ही ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज कुछ ऐसी थी जो कि ये शो करती थी कि हाँ, वो इंडिया के लोगों के कस्टम्स को, रिलीजन को खत्म करके क्रिश्चियनिटी या अपने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो आइडियाज हैं उनको इम्पोज करना चाहते थे, उनको इंडिया में लाना चाहते थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरे इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म कर दिया था। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ला दिया, वहाँ के वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में लाके सेटअप कर दिया। यहाँ के जो हमारे इंडिया तौर तरीके थे, जिस तरीके से पहले पढ़ाया जा रहा था, उन सबको खत्म कर दिया। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने एबॉलिश कर दिया सती प्रथा को और री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज को भी परमिट कर दिया था। तो ये कुछ चीजें थी जिनके कारण लोगों के दिमाग में आ रहा था कि हमारे जो सदियों से चले आ रहे तौर तरीके हैं उनको ब्रिटिशर्स खत्म करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर एक डर डेवलप हुआ था इंडियंस में। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध को ये कहा था कि ये एक चेरी है जो हमारे मुंह में कभी ना कभी तो आ ही जाएगी, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। इसकी शुरुआत हुई सब्सिडरी अलायंस से जो कि 1801 में इम्पोज किया गया। इस अलायंस के तहत जो नवाब थे उनकी अपनी मिलिट्री, हर नवाब, हर राजा की अपनी एक आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, क्योंकि उसी से वो पावर रखता है, लोग उनमें डर पैदा करते हैं और वो पावरफुल होते हैं तभी लोग उनके अगेंस्ट, कोई बाहर से भी उनके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर पाता। लेकिन इस अलायंस के तहत नवाब की अपनी मिलिट्री को डिस्बैंड कर दिया गया, इनकी नवाब की अपनी कोई मिलिट्री अब नहीं थी। ब्रिटिशर्स की आर्मीज उनके एरिया में आके खड़ी हो गई थी और ब्रिटिश के लोग ही उनको एडवाइस करते थे। इसके कारण क्या हुआ कि नवाब इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट हो गए ब्रिटिशर्स पे। अपने एरिया के लॉ, अपने एरिया की हर चीज को मेंटेन करने के लिए भी नवाब ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट थे। और इसका इम्पैक्ट ये भी था कि जो रिबेलियस चीफ्स या तालुकदार थे जो राजा के या नवाब के अगेंस्ट थे, उनके ऊपर अब नवाब का कोई कंट्रोल ही नहीं था क्योंकि नवाब के पास खुद की कोई आर्मी, कोई मिलिट्री थी ही नहीं। 5 years later 1856 में फाइनली इनका किंगडम को इनैक्स कर लिया, ये अब ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया, उनको कोलकाता भेज दिया गया और ये कहा गया कि ये इस एरिया को अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे, इस एरिया को मिस गवर्न किया। समरी सेटलमेंट आ गई। समरी सेटलमेंट का मेन प्रोसीजर ये था कि वो तालुकदार्स को बीच में से हटाना चाहते थे। अवध ने सबसे ज्यादा टाइम तक 1857 के रिवोल्ट में फाइट किया था। लोकल पीपल, तालुकदार, पेजेंट्स जो भी नवाब के लॉयल थे, उन सब ने बेगम हजरत महल जो कि नवाब की वाइफ थी उनको ज्वाइन किया। लखनऊ में ब्रिटिशर्स को फाइट किया गया। इवन जब बेगम हजरत महल हार गई उसके बाद भी काफी सारे तालुकदार जो लोग उनकी तरफ लॉयल रहे। जो भी पेजेंट्स की प्रॉब्लम्स होती थी या वो परेशानी होती थी उनको, वो सब सिपॉयज तक आती थी। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिपॉयज जो सिपाही थे वो गांव के एरिया से रिक्रूट किए जाते थे। ऐसा माना जाता था कि अवध से इतने सारे सिपाही भर्ती होते थे ब्रिटिश आर्मी में कि उसको नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी भी कहा जाता था। व्हाट द रिबेल्स वांटेड, इतनी बड़ी जो ये मूवमेंट चली
उनका मेन पर्पस क्या था रिबेल्स का। तो जो सिपॉयज थे या ऑर्डिनरी पीपल थे वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, दे वर नॉट लिटरेट। तो मोस्ट ऑफ दी जो लीडर्स थे उन्होंने प्रोक्लेमेशन और इश्तिहार इशू किए ताकि नॉर्मल लोकल पब्लिक तक वो अपनी बात पहुंचाएं कि वो क्यों ये मूवमेंट कर रहे हैं और उनके क्या आइडियाज हैं, वो क्या चाहते हैं, जिसके कारण और लोग भी उनको ज्वाइन करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उनको ज्वाइन करेंगे उनके जीतने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। अ विजन ऑफ यूनिटी। 1857 के रिवोल्ट में चाहे कोई भी कास्ट, क्रीड, बैकग्राउंड, हिंदू, मुस्लिम, सब इक्वली इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि सबको फिरंगी राज यानी कि ब्रिटिशर्स से आजादी चाहिए थी। सिंबल ऑफ ऑपरेशन, ब्रिटिशर्स से रिलेटेड कोई भी चीज, चाहे वहां से ब्रिटिशर्स की बनी हुई कोई चीजें आ रही हैं या कुछ भी आ रहा है उनसे रिलेटेड कुछ भी था, उन सब चीजों को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि हम उनके रिलेटेड कोई भी चीज को यूज नहीं करेंगे। अब ब्रिटिशर्स के बाद ऑल्टरनेटिव पावर्स को सर्च करा जाने लगा कि ब्रिटिशर्स एक बार कोलैप्स हो जाएंगे तो एक दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में एक तरीके का स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के हटने के बाद ये सब चीजें एडमिनिस्टर होंगी, कैसे इसको मैनेज करेंगे, उन सब चीजों की भी प्लानिंग की जाने लगी। मोस्ट ऑफ द लीडर्स ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स से पहले जिस तरीके से सब कुछ चल रहा था सब कुछ वैसे ही कंटिन्यू होने लगे, मतलब राजा, एम्पायर, डायनेस्टी जैसे पहले चल रही थी वो सब अब वापस से आ जाएं, ये सब चाहते थे। मेन फोकस ये भी था कि इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हथियार और हर चीज प्रॉपरली मीट हो सके डिमांड्स। अब रिप्रेशन, ब्रिटिशर्स कोई भी काम बिना लॉ के नहीं करते थे। उन्होंने एक लॉ पास किए, मई और जून 1857 में काफी सारे लॉज को, एक्ट्स को पास किया गया। मार्शल लॉ पूरे नॉर्थ इंडिया में इम्पोज कर दिया गया। सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स नहीं, ऑर्डिनरी ब्रिटेन के लोग जो थे, ब्रिटिशर्स, वाइट पीपल थे, उनको भी ये राइट दे दिया गया कि अगर उन्हें किसी पे भी शक हो कि वो रिवोल्ट का पार्ट हैं, उन्हें वो पनिश कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की कि लैंडलॉर्ड्स और पेजेंट्स, हिंदू, मुस्लिम, इनको तोड़ा जा सके, क्योंकि हमारा नंबर बहुत ज्यादा था, इंडियंस बहुत सारे थे और ब्रिटिशर्स बहुत कम थे। तो अगर ब्रिटिशर्स को रिवोल्ट ऑफ 1857 को खत्म करना था तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो उन्हें तोड़ दे। तो जो लैंडलॉर्ड्स उनकी बात मान लेते थे उनको रिवॉर्ड दिया जाता था, उनको उनकी लैंड वापस दी जाती थी। लेकिन जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे, जो ब्रिटिशर्स से फाइट करते थे, उनको पनिश किया जाने लगा। तो ब्रिटिशर्स तोड़ने लगे, कास्ट बेस पे, हिंदू मुस्लिम के बेस पे ब्रिटिशर्स ने तोड़ना शुरू किया। अब काफी सारी इमेजेस ऑफ रिवोल्ट भी बनी उस वक्त, जैसे आप इमेजेस देखें तो रिलीफ ऑफ लखनऊ ये इस तरीके से पेंट की गई है बाय थॉमस जॉन्स बार्कर। ये पेंटिंग है द मेमोरियम, ये जोसेफ न्यूएल पैटर्न ने पेंट की है और इसमें आप देख सकते हो कि गर्ल्स कितनी परेशान हैं और पीछे ब्रिटिश आर्मी अब आ रही है इनको बचाने के लिए। इस तरीके की इमेजेस ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि ब्रिटेन में भी सर्कुलेट हुई, तो ब्रिटेन की नॉर्मल पब्लिक भी गुस्से में आ गई एंड दे वर अगेंस्ट कि यहाँ पे लोग कितना सफर कर रहे हैं। मिस व्हीलर ये अपने आप को डिफीट कर रही हैं कानपुर के सिपॉयज के अगेंस्ट। ये एक पिक्चर दिखाई गई जिसमें दिखाया गया कि ये ब्रिटिश लायन है, ये बंगाल पे हावी पड़ रहा है। अब नेशनलिस्ट इमेजरी, जैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी वहां पे इमेजेस दिखाई, इस तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट में हमारे यहाँ पे भी इमेजेस बनी। एंड ये जब हमारी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई बाद में हुई तब भी इन इमेजेस को यूज किया गया। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है द क्वीन विद द स्वॉर्ड, रानी लक्ष्मीबाई की ये वाली इमेज कि कैसे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रही हैं, सोल्जर्स को फाइट कर रही हैं। इस इमेज को बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक माना जाता है और जब हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई बाद में भी हुई तो इन इमेजेस को यूज किया गया था। हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है, इवन मैंने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी शायद पढ़ा हो। ये लाइन सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत फेमस है और ये पूरी पोयम है कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी।
ये बहुत पॉपुलर पोयम है और इन पोएम्स को पेट्रियाटिक फीलिंग, जो देशभक्ति की भावना थी हमारे अंदर, उसको जगाए रखा इन पिक्चर्स और इन मोमेंट्स में। ऑल्दो रिवोल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स ने हरा दिया इंडियंस को और उन्होंने वापस से अपने रूल को इस्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन यहाँ से एक शुरुआत हुई थी कि हमें आज़ादी चाहिए। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, द रिबेल्स एंड राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पफुल लिंक्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप हमेशा रहे अपडेटेड। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।